9th क्लास साइंस चैप्टर 4 सेशन फर्स्ट। इससे बिफोर सेशन में अपन ने थर्ड चैप्टर देखा था। किस प्रकार से अपन ने देखे थे कि तत्वों के अपन ने यौगिकों के सूत्र निर्माण किए थे। उसमें अपन ने सिंगल परमाणु, सरल यौगिक, बहुपरमाणविक यौगिकों के सूत्र निर्माण किए थे। और किस प्रकार से अपन ने देखा था कि परमाणु जो होते हैं उसका किस प्रकार से अस्तित्व होता है। उसी से थोड़ा सा को रिलेटेड करते हुए अपन फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परमाणु की संरचना। अपन बार बार बात कर रहे हैं परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर्स होगा, कैसे परमाणु के अंदर और कोई कण पाया जाता है, या परमाणु सिंगल होता है डाल्टन की अभिधारणा के अनुसार, या परमाणु के अंदर और कोई कण पाया जाता है। इन सब क्वेश्चंस के मंथन से कुछ विशेष प्रकार के परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं, जिसमें अपन अलग अलग प्रकार के मॉडल्स के द्वारा परमाणु की संरचना के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। उससे पहले अपन देखें तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई और अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पता चला कि नहीं, परमाणु के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको जे थॉमसन ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया था कि परमाणु के अंदर एक कण और पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाता है और उसके ऊपर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। फिर 1886 में आपके ई गोल्डस्टीन ने एक धनात्मक कण की खोज की और एक रेज बताई थी, उसको उन्होंने केनाल रे नाम दिया था। और उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर एक और कण पाया जाता है जिसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया और उसके ऊपर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है, यानी कि प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो पॉजिटिव यानी कि +1 और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1। दोनों के आवेश जो होते हैं वो समान परंतु विपरीत दिशा में विपरीत आवेश के रूप में पाए जाते हैं। अतः परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इन सब प्रश्नों के ऊपर अपन डिस्कशंस करें और किस प्रकार से टॉमसन, जे टॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। जे थॉमसन को परमाणु के इस मॉडल के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और रदरफोर्ड जो है उन्होंने भी नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है रदरफोर्ड को, और इनको भी 1908 में सोने की पन्नी के प्रयोग के लिए और रेडियोधर्मिता के प्रयोग के लिए उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल या जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इनको इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने एक क्रिसमस ट्रे केक की कल्पना की थी, जिसमें उन्हें बताया था कि सारा जो क्रिसमस का केक का बड़ा भाग है वो तो आपका धनावेशित है और उसके अंदर जो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट जो है वो क्या है, ऋणात्मक चार्ज युक्त है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अपन भारतीय परिवेश की बात करें तो इस मॉडल की तुलना अपन तरबूज से कर सकते हैं कि तरबूज का जो रेड वाला भाग है वो आपका धनावेशित भाग है और उसमें जो बीज है ब्लैक कलर के धसे हुए वो आपका कौन सा भाग है, ऋण आवेशित भाग है। उसके आधार पर इन्होंने अपना मॉडल दिया था कि इस प्रकार पूरा परमाणु जो होता है वो धनात्मक गोला है, केवल कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में धसे हुए हैं। और इनके परमाणु मॉडल्स के दो इन्होंने मुख्य बातें बताई थी। पहला ये कि परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे रहते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान, परंतु आवेश क्या होता है, विपरीत होता है। अतः समान पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और परमाणु जो है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इन्होंने अपने प्रयोग का बहुत अच्छी विवेचना की, लेकिन इसी प्रयोग पर अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग करना चाहा तो उसकी तुलना जे थॉमसन नहीं कर सके और उनकी व्याख्या भी वो नहीं बता सकते, इसलिए इनका मॉडल यहीं पर जाकर रुक गया। इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक हुए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था और काफी प्रसिद्धि मिली इस प्रयोग को। उन्होंने क्या किया था कि सोने की पतली पन्नी ली। सबसे पहले तो सोने की पन्नी क्यों ली, क्योंकि सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि पन्नी पतली बन सकती थी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा तन्यता जो होती है वो सोने में पाई जाती है और लगभग इन्होंने जो पन्नी ली थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर क्या थी, मोटी थी। फिर इन्होंने उस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अल्फा कण जो थे वो आपके क्या थे, द्विआवेशित हीलियम के कण थे और इनका द्रव्यमान जो है वो 4 म्यू था। अतः इनकी ऊर्जा काफी ज्यादा थी, तो बहुत एनर्जी से अल्फा कण क्या हुए, सोने की पन्नी के ऊपर उनकी बौछार की गई। अब इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने अनुमान ये लगाया था कि कण जो है वो सोने की पन्नी के अपरमाणु कणों से विक्षेपित हो जाएंगे, यानी कि टकराकर वापस आ जाएंगे। अल्फा कणों का भार प्रोटॉन के कणों से अधिकता आता है, इनके अधिक विक्षेपण की आशा
नहीं थी। रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग क्या किया, उन्होंने एक सोने की पन्नी ली, उसके ऊपर अल्फा कण यानी कि हीलियम के कणों की बमबारी की या बौछारें की, तो उन्होंने निष्कर्ष जो चाहा था उससे बिल्कुल अपोजिट मिला। उन्होंने ये बताया था कि मैंने जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया और मुझे आशा से विपरीत परिणाम मिले, और उस परिणाम के लिए उन्होंने ये लाइनें कही थी कि अगर आप कल्पना करें कि 21 इंच के तोप के गोले से अगर आप एक गोला दागते हैं और सामने टिश्यू पेपर की एक दीवार बनी हुई है, होना क्या चाहिए, 21 इंच का गोला उस दीवार को फाड़ कर निकल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। वो गोला टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आपकी तरफ आ जाता है। मतलब परिणाम बिल्कुल उनकी सोच के क्या निकले, विपरीत निकले। उसके आधार पर उन्होंने फिर उस मॉडल्स के तौर पर अपने कुछ परिणाम निकाले, निष्कर्ष निकाले, और उन्होंने इस बात को बताया कि परिणाम क्या हुआ, तेज गति से चल रहे अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दिख रहा होगा आपको डायग्राम से, मोस्टली कण जो है वो सोने की पन्नी से टकरा कर वापस नहीं आए, क्या होगा, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, दिख रहा है आपको छोटे कोण से विक्षेपण। तीसरा, 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया, आशा के विपरीत। केवल कितना कण वापस है, लगभग 12,000 हीलियम के कणों की बमबारी की, तो मात्र एक कण ऐसा था जो लगभग 180 डिग्री से विक्षेपित होकर वापस उनकी तरफ या हीलियम कणों के बौछारों की दिशा में आया था। निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली था। देखें, अगर परमाणु का भाग अधिकतर भरा हुआ होता तो अल्फा कण कहीं न कहीं उस भाग से टकराकर वापस लौट जाते, ऐसा नहीं हुआ। मतलब परमाणु का अधिकतर भाग खोखला था, तो अल्फा कण कैसे हो गए, सीधे निकल गए। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, अतः परमाणु का बहुत कम भाग धनावेशित था। देखिए, हमने हीलियम के कणों की बमबारी की जो कि चार्ज में अलग था, और अगर अपन सोचे कि परमाणु के बीच में कुछ विपरीत आवेश के कण भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा, तो वो दोनों धनावेशित हीलियम कण, और अगर वो परमाणु पर या प्रोटॉन पर आवेश भी धनावेशित है, धनावेशित दोनों कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस कारण से वो कण वापस विक्षेपित हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से क्या हुए, विक्षेपित हुए। इसका मतलब ये है कि परमाणु के बीच में धनावेशित भाग बहुत कम पाया जाता है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। देखिए, केवल एक कण दिख रहा है आपको जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। इससे सोने के परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, धनावेशित भाग व द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित होता। बताया मैंने आपको कि परमाणु का मोस्टली भाग खाली है, केवल मैंने एक डॉट के द्वारा इसके धनात्मक भाग को दिखाया है। तो बहुत सा भाग खाली है, मतलब अल्फा कण जहां से भी गुजरेंगे लगभग क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे। केवल जो इस भाग में अल्फा कण आगा और इससे टकराएगा, या तो वो बहुत कम एंगल से विक्षेपित होगा, या केवल एक आध कण ऐसा होगा जो एग्जैक्ट 180 डिग्री से विक्षेपित होगा। ये इस मॉडल्स के कुछ निष्कर्ष थे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परमाणु का मोस्टली भाग जो होता है वो खोखला होता है, और इतना कम होता है वो परमाणु के अंदर के नाभिक का भाग कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो परमाणु के त्रिज्या से 10⁵ 10⁵ गुना क्या होगी, छोटी होगी। कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा गोला, उसमें से केवल एक डॉट लगा रखा है हमने, जो ही क्या है, उसका धनात्मक भाग है। परमाणु मॉडल के इसके लक्षण क्या थे कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। हमने अभी डिस्कशन किया कि केवल परमाणु के कुछ बीच का भाग होगा, वो क्या होगा, धनावेशित होगा, और धनावेशित भी होगा। ऐसा क्यों अपन ने कहा, क्योंकि हीलियम के कण जो थे वो भी धनावेशित थे और बीच का भाग भी धनावेशित होगा, अतः उनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं। अभी इन्होंने बताया कि धनावेशित भाग जो है वो सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार भाग में क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है वो नाभिक के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसको उल्टा बोले तो परमाणु के द्रव्यमान या परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार क्या है, बहुत छोटा है। इस प्रकार से अपने स्वर्ण पन्नी प्रयोग से रदरफोर्ड ने काफी कुछ परमाणु के बारे में निष्कर्ष निकाला और बताया उन्होंने कि परमाणु के
नाभिक में धन आवेशित भाग पाया जाता है, लेकिन इसको प्रोटॉन नाम किसने दिया? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में दिया था। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। लेकिन परमाणु के बीच में धनावेशित भाग पाया जाता है, यह निष्कर्ष किसने निकाला था? रदरफोर्ड ने। ये सारे प्रयोग के पश्चात रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी कि जब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये परमाणु है, ये सेंटर है, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। वो एक बंध से, बॉन्ड से बंधे होते हैं, क्योंकि धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग, प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, दोनों के ऊपर चार्जेस असमान लेकिन मात्रा में समान होते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षण बंध से क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। कमियां थी कि वर्तुलाकार भाग में इलेक्ट्रॉन का स्थायी चक्रण जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन जो है वो विकिरण के रूप में अपनी ऊर्जा का क्या करेगा? ह्रास करेगा, या ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में विकिरण से उसका ह्रास होगा, ऊर्जा स्तर में कमी आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें समा जाएगा? नाभिक में समा जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाएगा, उसका परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, ऊर्जा के विकिरण से इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराकर उसमें समाहित हो जाएगा और परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि परमाणु जो है वो स्थिर पाया जाता है। इन कमियों की विवेचना रदरफोर्ड नहीं कर सके कि क्यों ऊर्जा जो है वो नियत बनी रहती है, क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, और क्यों उनका ऊर्जा लेवल जो है वो कम नहीं होता है, वो नाभिक में नहीं समाता है। इसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। आज के सेशन में अपन ने देखा कि किस प्रकार से थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसकी तुलना उन्होंने क्रिसमस के केक से या भारतीय परिवेश में तरबूज से की थी। उन्होंने बताया था कि परमाणु धनात्मक गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं। फिर उसी मॉडल को आगे अपने स्वर्ण पन्नी प्रयोग से रदरफोर्ड ने बताया था, और रदरफोर्ड ने काफी कुछ प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाला, काफी परिणाम निकाला, लेकिन उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, परंतु उनकी एनर्जी लेवल डाउन क्यों नहीं होता है? क्यों वो परमाणु के अंदर या नाभिक के अंदर समाहित नहीं होता है? और अपने मॉडल को उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेशन में अपन रदरफोर्ड की कमियों के ऊपर चर्चा करते हुए नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में अपना क्रम अनुसार बढ़ते हैं, किस प्रकार से उन्होंने 2n² का नियम दिया था, उसके ऊपर अपन डिस्कशंस करेंगे। आज के सेशन में आप थॉमसन का और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ। थैंक यू।